हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम ज्योग्राफी की जो हमारी श्रृंखला थी उसमें आज हम एक नया अध्याय जोड़ने आए हैं। उस अध्याय का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। ओके, तो पिछले जो भी टॉपिक हुए मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियरली ढंग से समझ में आए होंगे और आप जैसा मैंने बताया वैसे ही प्रिपेयर कर रहे होंगे। जैसे एमसीक्यू लगाकर कंटेंट पे अपने टेस्ट सीरीज बनाकर आप ऐसे करेंगे तो आप पाएंगे कुछ समय बाद कि आप एग्ज़ाम को पास करने के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, और आप खुद अपने आप में पाएंगे कि एक कॉन्फिडेंट तरीके से पढ़ाई स्टार्ट होगी आपकी, यानी चलेगी, तो आपको आसानी होगी। मैं अगर इस चैनल के बारे में बात करूं, आपसे इस श्रृंखला के बारे में बात करूं कि जो हमने ज्योग्राफी की श्रृंखला चालू की है वो कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो स्टेट पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यूपीएससी, ठीक है, तो इस जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो सब के लिए हम ये क्लास यहाँ पर ले सकते हैं। इसका जो माध्यम रहेगा वो क्या रहेगा, हिंदी, यानी हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो इस क्लास को लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जैसे इंग्लिश मीडियम का है, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो वो भी ये क्लास ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन माध्यम तो हमारा फिर भी हिंदी हो जाएगा। मतलब इंग्लिश वालों के लिए कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, ये यहाँ पर हम हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है ना। तो इससे पहले जो भी टॉपिक्स थे, सॉइल हुआ, क्लाइमेट हुआ, रिवर्स हुई, सारे टॉपिक हम इसी चैनल पर, ये पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। प्लेलिस्ट की मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट देखकर सारी क्लासेस आप शुरुआत से ले सकते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राकृतिक वनस्पति है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब जो भी प्राकृतिक, अभी हम इसको पूरा समझेंगे, ठीक है ना। बिना मानव के हस्तक्षेप के जो उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं जो भी पेड़ पौधे, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे वो करेंगे एमसीक्यू। हर टॉपिक में हमारा सबसे पहले एमसीक्यू चलता है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ओके, और एमसीक्यू कोई ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, भारत में निम्न राज्यों में से कौन से में सबसे ज़्यादा सागवान होते हैं। ये यूपी पीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये होमवर्क बेस्ड रहता है, यानी आप घर पे इसको करेंगे, ठीक है ना, मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा कर्नाटक। यहाँ पर याद रखना है आपको, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैंने कहीं से भी उठा के नहीं दे दिए। आप अगर चेक करोगे ना कि 2012 में यूपी पीएससी में ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। ओके, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में सबसे बड़े तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं। एसएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया, एसएससी 2017 में, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बिना एग्ज़ाम के नहीं दिया है मैंने यहाँ पर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। तो आप ये तो वहम छोड़ दीजिए कि सर ने अपने मन से उठा के पटक दिए। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, ओके ना। तो इसका क्या दिया है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन से वन फैले हुए हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा क्या है, पर्वतीय वन। चौथा क्या है, मैंग्रोव वन। तो ये सारे आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैंने शुरुआत में बोला है कि ये मैं पूरा ख़त्म कराऊंगा 15 के 15 टॉपिक, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं इसको बीच में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं लगेगा अपना तो मुझे बीच में ख़त्म करना पड़ेगा। क्लियर, समय देने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, मैं फालतू में उस पर टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, तो क्या मतलब फिर उस चीज़ का, है ना। तो बस अगर आप सपोर्ट भी करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बंद करना पड़ेगा। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र, और ये कोई एटीट्यूड कुछ नहीं समझना आप इसको,
क्योंकि अगर हम इसको 2 घंटे दे रहे हैं, क्योंकि कंटेंट बनाने में समय लगता है, फिर पढ़ाने में समय लगता है, उतना आउटकम नहीं निकलेगा तो मैं नहीं करा पाऊँगा। क्लियर? अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा तो आपका हक बनता है कि आपको सपोर्ट करना है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ये BPSC 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 3 क्वेश्चंस देखे हैं, तीनों को आपको होमवर्क करना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी होमवर्क ही करना है। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? अभी हम पूरा मैप के अनुसार समझेंगे, पूरा सब क्लियर होगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं। UPPSC 2017 में मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? RAS 2013 में आया है। पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन। और मैं आपको इतना यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो कंटेंट यहाँ पर है आपको सबसे अलग मिलेगा। या आप ये समझे कि चंद्रमा से आया है या कहीं से भी आया है, लेकिन कंटेंट अलग मिलेगा। मैं साथ में इसके करंट अफेयर भी डाल दूँगा। इसमें मैंने जो टॉपिक है इसमें करंट अफेयर के लायक था तो मैंने इसमें करंट अफेयर डाल दिया है। इससे पहले की जो टॉपिक थे वो ऐसे नहीं थे कि उससे करंट अफेयर डाल सकूं, तो वहाँ मैंने नहीं डाला है। ठीक है, तो 16वीं वन रिपोर्ट 2019, पहले क्वेश्चन क्या है, 16वीं वन रिपोर्ट कब आई थी? तो 2019 में आई थी। के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? NDA 2017 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए गए? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये UPPSC 2017 में पूछा गया, 78 में, यानी 78 में, 79 में, 80 में, 81 में। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा? MPPSC 2016 में आया है। यहाँ पर कानाकिसली, दुधवा, राजाजी, कार्बेट, यानी जिम कार्बेट। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ से हमारा पूरा कंटेंट स्टार्ट होगा। MCQ अगर हम देखेंगे, क्या करना है, अगर MCQ हम देखेंगे तो MCQ से संबंधित आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाते हुए चलना है। मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बेसिकली बात करेंगे वो भारत की वनस्पति की बात करेंगे, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी कुछ क्लासेस से, उसमें पूरा हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ही हम इसको पढ़ेंगे। पादप समुदाय जो अपने आप का मतलब वो क्या होता है, बिना किसी के हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से बढ़ता है और लंबे समय तक मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ये अगर आप बात करोगे कि मेंस के हिसाब से, तो अगर मेंस में अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बताइए, उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए, तो सबसे पहले आपको बताना प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, फिर उसके जो कारण है कि उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उसके जो प्रकार है वो सब आपको यहाँ पर बताना है। इन्हें क्वारी वनस्पति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति में लंबे पेड़, झाड़ियाँ, घास, झाड़ियों और फूल वाले पौधे शामिल होते हैं, जो किसी दिए गए वातावरण में एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हालांकि इसमें फलों अन्य पौधे प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि फसलों को मनुष्य द्वारा उगाया जाता है, फलों को मनुष्य द्वारा उगाया जाता है। यहाँ पर क्या दिया गया, स्वतंत्र रूप से बिना मनुष्य के हस्तक्षेप के जिनकी खेती मनुष्य द्वारा की जाती है वो इसमें शामिल नहीं किए जाते।
फिर उसके बाद क्या, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कि जो प्राकृतिक वनस्पति होती है इसको अफेक्ट करने वाले, अगर कोई वनस्पति यहाँ पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे क्यों पाए जाते, अगर कहीं पर देवदार के या महोगनी के वृक्ष पाए जाते वहाँ पर क्यों पाए जाते, तो क्यों ये चीज़ क्लाइमेट के अनुसार किसके अनुसार होती है वो सब यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम देखेंगे भूमि यानी लैंड। भूमि की प्रकृति, चाहे वह पहाड़ी क्षेत्र हो या पठार या मैदान, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करती है। अगर कहीं की ज़मीन कैसी है, यहाँ पर दिया गया पहाड़ी क्षेत्र की वनस्पति होगी, चाहे वो पठार चाहे वो मैदान कैसी भी होगी, वहाँ पर लैंड वहाँ की ज़मीन होगी वो इफेक्ट करेगी, ज़मीन के अनुसार वहाँ की वनस्पति होगी। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हाइड्रोफिलिस वनस्पति होती है जो आर्द्र और ठंडी जलवायु परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में वनस्पति ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, जैसे अगर हिमालय की बात करें तो वहाँ पर अलग तरह के वन पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ मरुस्थल की तो वहाँ पर अलग तरह की, तो वहाँ की जो ज़मीन है वही तो डिसाइड कर रही है, और दूसरी बात वहाँ का क्लाइमेट। ठीक है, अगला जो कारण है वो क्या है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी की प्रकृति, उसमें मौजूद पोषक तत्व विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए रेतीली मिट्टी में बहुत कम पोषक तत्व और खराब जल धारण क्षमता होती है, इसलिए यह वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि दोमट मिट्टी जो पोषक तत्वों से भरपूर और नमी बनाए रखने में क्षमता रखती है, जो वनस्पति के लिए क्या है, उपयुक्त है। तो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है भारत की, उसको इफेक्ट प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ बता देना, ठीक है ना। फिर अगला जो कारण है वो क्या है, वर्षा एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अलग तरह की वनस्पति, क्षेत्रों की तुलना में 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घने सदाबहार वनस्पति होती हैं। ये अगर बात करें तो ये जो वर्षा का क्षेत्र है वो राजस्थान का हो गया, मरुस्थली हो गया। ये जो क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं वो मेघालय, असम, पश्चिमी घाट का हो गया। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने और उत्तर पूर्वी मानसून के आगे बढ़ने या पीछे हटने से होता है, जो देश में अधिकतम वर्षा लाता है। ये हमने पढ़ा था, जो क्लाइमेट था उसमें हमने इसको पढ़ा था। फिर चौथा कारण क्या है, तापमान, टेम्परेचर। मिट्टी की प्रकृति और वर्षा के साथ किसी क्षेत्र का तापमान प्राकृतिक वनस्पति के चरित्र और सीमा को निर्धारित करता है। विशेष रूप से पहाड़ों में वनस्पति तापमान से अत्यधिक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए हिमालय में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कम ऊंचाई पर पाई जा सकती है। हालांकि जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान गिरता है, इसी प्रकार वनस्पति की प्रकृति भी बदलती जाती है। ठीक है, फिर है फोटोपेरियोड होता क्या वो समझिए। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करता है वह है उनके द्वारा प्राप्त सूर्य के प्रकाश की मात्रा। प्रकाश एक काल अर्थात प्रकाश के संपर्क की अवधि, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश संश्लेषण नामक एक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। मतलब सीधी बात है, अगर सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंचता, मैं उसको एक अच्छे देसी भाषा में समझाता हूँ। जैसे हमारे जो खेत होते हैं, ये खेत है तो उसके आसपास जैसे पेड़ है, ठीक है ना, मेरे को नहीं बनाना आ रहा, ठीक है ना, ये पेड़ है, ठीक है। तो इस पेड़ की अगर छाया इस क्षेत्र में पड़ेगी तो यहाँ पर हमारी जो फसल होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट का मतलब कोई अच्छी फसल नहीं होगी, फसल उस जगह पर खराब होती है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश अच्छा पड़ता है तो फसल अच्छी होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही होती है। अगर ये वृक्ष क्या करेगा,
सूर्य का प्रकाश पड़ने नहीं देगा उस क्षेत्र पर, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी होगी। तो उस जगह पर फसल खराब होगी या उसकी जो ग्रोथ होगी वो सही नहीं होगी, ठीक है, पैदावार सही नहीं होगी, ठीक है ना। यही ये पूरा दिया है। फिर जो अगला हमारा दिया है वो जो हमारे भारत के जो वन होते हैं या जो वनस्पति होती है उसको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, कितने टाइप्स के होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। भारत के वनों के प्रकार, भौगोलिक दृष्टि से भारत में पाए जाने वालों के वनों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन। एक एक चीज़ आराम से समझते हुए चलना है आपको, है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ पर आपको ये उष्णकटिबंधीय तो बात अलग है, यहाँ पर आपको याद रखना सदाबहार वन क्या होते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि उष्णकटिबंधीय चीज़ क्या होती है, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर अभी मैं याद क्या रखना है आपको, सदाबहार वन क्या चीज़ होती है। ये उष्णकटिबंधीय शब्द को मैं समझाऊंगा और आसानी समझाऊंगा, क्योंकि हम जो हिंदी मीडियम के छात्र होते बहुत समय से पढ़ते आ रहे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है ना। तो अभी मैं जो यहाँ पर जो समझाऊंगा वो उष्णकटिबंधीय समझाऊंगा, ओके। अभी आपको फोकस करना सदाबहार वन। सदाबहार वन का यहाँ पर आप शब्द से समझ जाना, सदाबहार मतलब हमेशा इनमें बहार रहती है। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान, अगर यहाँ पर हम तापमान, अभी मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं यूपीएससी पीएससी कोई भी एग्जाम हो। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक तापमान यानी साल का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 22 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वार्षिक वर्षा, वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उगते हैं। अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, उष्णकटिबंधीय वनों का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 22 डिग्री सेल्सियस औसत वार्षिक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो 200 सेंटीमीटर औसत। अब यहाँ पर देखना, इस चीज़ को समझना, वार्षिक और औसत को समझना। वार्षिक का मतलब होता है पूरी साल से, और यहाँ पर औसत का मतलब क्या है, अगर मान लो सर्दियों में 30 पहुँच गया, ठीक है ना, सर्दियों में कितना पहुँच गया 30, और वहीं गर्मियों में, अगर वही सर्दियों में कितना पहुँच गया 14 पहुँच गया, या यहाँ पर 32 हो गया, यहाँ पर ये 12 हो गया, मतलब एक एवरेज मान लो। तो दोनों को अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना अगर आना चाहिए, लमसम 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि ये अपने पत्तों को, जो इन पर पत्ते होते हैं वो एक साथ, पूरे जंगल के जो पेड़ होते हैं वो एक साथ नहीं गिराते हैं, है ना। ऐसे वनों में वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, वृक्षों की ऊंचाई 40 से 70 मीटर तक। भारत के पूर्वी हिमालय, ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो देखिए, इसको हम मैप में भी समझेंगे ना। भारत के पूर्वी हिमालय यानी जो हिमालय का क्षेत्र है उसमें पूर्व का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ओके। फिर पश्चिमी घाट, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ कहाँ, पूर्वी हिमालय, क्योंकि यहाँ पर मेघालय है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं। इन वनों में रबड़, नारियल, महोगनी, बांस आदि के वृक्ष उगते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लगभग 45 लाख, भारत की अगर हम बात करें तो 45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। अब इनकी जो विशेषताएं हैं कि इनके जो पेड़ होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो ये वन अत्यधिक घने होते हैं। इन वनों में वृक्षों की में अनेकता होती है, मतलब एक ही प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते, डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी जो लकड़ी कठोर तथा औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण होती है, यानी इसका जो जैसे जो
औद्योगिक रूप कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इससे कुछ भी चीज़ प्लाई वगैरह, बैट वगैरह, क्रिकेट वगैरह बहुत सी चीज़ बनती हैं, ठीक है। और ये कैसी लकड़ी होती है? कठोर होती है। इन वनों के लकड़ी का दोहन कठिन कार्य है। इन वनों का महत्व सीमित है। इन वनों में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ी समझने वाली थी, वो थी उष्ण कटिबंधीय। मैं यहाँ पर एक तरफ समझा देता हूँ, वो क्या है? ये है पूरी पृथ्वी, बीच में है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर लाइन। तो उसके अगर हम उत्तर में 30 डिग्री उत्तर में जाएं, 30 डिग्री, कहीं कहीं 28 डिग्री भी दिया रहता है, 30 डिग्री हम दक्षिण में जाएं, इसके जो बीच का जो क्षेत्र होता है पूरा लगभग 60 डिग्री का, इस पूरे क्षेत्र को क्या बोल देते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। तो भारत हमारा इस क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में जो पाए जाने वाले वन होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन बोल देते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से होंगे? उष्ण कटिबंधीय होंगे। और सदाबहार क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ बारिश अच्छी होती है, तो वो सदाबहार है। हमारे भारत में जो भी सारे वन है वो सारे उष्ण कटिबंधीय वन है, ठीक है ना। फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ वन। मानसूनी से मतलब समझते हैं जब मानसून आता है तो ये हरे भरे हो जाते हैं, और पतझड़ के मौसम में ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 मीटर से 200 मीटर तक होती है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार के वन मिलते हैं। क्वेश्चन था अभी MCQs में कि भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से मिलते हैं, तो यही कौन से वाले? मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ये वन गर्मियों के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पतझड़ वन कहते हैं। ऐसे वन भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा वहाँ पाए जाते हैं। कौन से पेड़ होते हैं? जामुन, नीम, महुआ, सहतूत, शीशम, चंदन, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों की जो लकड़ी आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना, जो मुलायम, मजबूत और टिकाऊ होती है। भारत में लगभग 220 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इन वनों का क्या है? विस्तार है। इनकी अगर हम विशेषता की बात करें, ये वन कम घने होते हैं मुकाबले जो सदाबहार वन होते हैं उनके मुकाबले। वृक्षों की लंबाई औसतन होती है उनकी 40 से ऊपर होती थी, इनकी कम होती है। इनमें वृक्षों में समानता पाई जाती है। इनका आर्थिक महत्व अधिक होता है। देश में सबसे अधिक इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में लघु उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये इसकी विशेषता थी। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये वन जो होते हैं वो घने होते हैं कि कैसे होते हैं, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से कौन से वनों की अधिक है, मतलब आर्थिक रूप से किसका महत्व ज़्यादा है, तो इनका महत्व ज़्यादा है। समानता पाई जाती है, कच्चा माल, ये सब चीज़ है इसमें ना। फिर उसके बाद जो वन है वो कटीले या वनस्पति, कटीली वनस्पति या मरुस्थली वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात का कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर वनस्पतियों पत्तों का अभाव होता है, बाष्पीकरण कम होता है, छाल मोटे होने के कारण गर्मी में ये अपनी रक्षा कर पाते हैं। कौन से जैसे नागफनी, बबूल, आंवला, खजूर, करील, ये वृक्ष उगते हैं। क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा हो गया, नीमच वगैरह, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब ये मैंग्रोव क्या होता है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंग्रोव एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी होता है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती हैं।
मैंग्रोव शब्द दलदल में पेड़ और झाड़ियों को संदर्भित करता है। मैंग्रोव फूल वाले पेड़ जैसे राइजोफोरेसी, एकेथेसी, लिथरेसी, बहुत कठिन नाम है ना। हमें इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ना है, नाम तो नहीं पूछे जाते। इनकी विशेषताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे विशेषताएं, मैंग्रोव की विशेषताएं लवणीय वातावरण, यानी अगर कहीं पर, ये सीधी बात ये पेड़ बहुत ज़्यादा सहनशील वाले होते हैं। अगर कहीं ज़्यादा खारा पानी है तो वहाँ पर भी ये पेड़ उग जाते हैं। कहीं यूपीएससी में कुछ पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो मैंग्रोव वन होते हैं क्या मीठे पानी में उगते हैं कि सिर्फ खारे पानी में उगते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी भी वातावरण में उग जाते हैं, थोड़े कठिन जलवायु में भी उग जाते हैं। वे अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च नमक, कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्वेश्चन बता दूंगा कि मैंग्रोव से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कि इनके लिए अनुकूल वातावरण ही आवश्यक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रतिकूल वातावरण में भी अपना विकास कर लेते हैं। उच्च नमक, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेड़ मतलब इसके जो पानी में अगर ज़्यादा नमक की मात्रा होगी तो ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, कम ऑक्सीजन में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ कर लेंगे ये ग्रोथ, है ना। कम ऑक्सीजन, किसी पौधे के भूमिगत ऊतक को शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंग्रोव वातावरण मिट्टी में ऑक्सीजन सीमित या न्यून हो सकती है। इसलिए मैंग्रोव जड़ प्रणाली वातावरण से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है। इस उद्देश्य से मैंग्रोव की जड़ें आम पौधों से अलग होती हैं, जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इन जड़ों में छिद्र होते हैं जिनके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है। ओके। फिर चरम स्थितियों में उत्तरजीविता, जड़ें पानी में डूबे रहने के कारण मैंग्रोव के पेड़ गर्म, कीचड़ युक्त, नमकीन परिस्थितियों में पनपते हैं, जिसमें दूसरे पौधे क्या होते हैं इसमें जीवित नहीं रह सकते। विवेओपोरस क्या होता है, उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हैं, अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद अंकुर बढ़ने लगते हैं, अंकुर पानी में गिर जाता है और किसी अलग स्थान पर पहुंचकर ठोस जमीन में जड़ें जमा लेता है और वहां पर दूसरा पेड़ वहां से पैदा हो जाता है। ठीक है। ये यहाँ पर आप क्षेत्र देख सकते हैं। ऊपर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऊपर के हिस्से में तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर समुद्र होगा वहीं पर पाया जाएगा। यहाँ पर समुद्र नहीं है तो यहाँ पर नहीं है। ये देखिए यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इनके नाम अगर रत्नागिरी आपसे पूछे जाए मैंग्रोव वन कहाँ है, तो ये यहाँ पर गोवा, कुंडापुर, बेम्बनाड, मिचुवरम, मुथुपेट, कोरिंगा, कृष्णा नदी मुख। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये भारत में है कि नहीं है, ये मैंग्रोव वन है कि नहीं है और कहाँ पर पाए जाते, तो आप बता देना। ठीक है। ये तमिलनाडु में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, ये गोवा में है, ये कर्नाटक में है। ठीक है। फिर अभी हमने क्या जो भी पढ़ा था, जो भी मैप हमने पढ़े थे उसको इसके अनुसार समझेंगे। जो हरा है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है। जो ऑरेंज है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन है। फिर जो लाल कलर का है वो पर्वतीय वन है। देखिए ये यहाँ पर जो हरा है वो सदाबहार वन, जो ऑरेंज है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन, जो लाल है वो पर्वतीय वन, जो येलो है वो कांटेदार झाड़ियाँ मरुस्थलीय वन, जो ब्लैक है वो वेलांचली या अनूपयानी मैंग्रोव वन। ठीक है। अब देखिए पहला हरा देखो, हरा देखिए इस क्षेत्र में जो भी राज्य पड़ते हैं वहाँ पर कौन से होंगे, सदाबहार वन होंगे। ठीक है ना। पश्चिमी घाट हो गया पूरा, ये तमिलनाडु का हिस्सा हो गया, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ऑरेंज कलर का, तो ये पूरा क्षेत्र ऑरेंज कलर का है,
तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, तेलंगाना, ओके, पूरा उत्तर भारत का मैदान। फिर उसके बाद पीला है वो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, ये फिर वेलांचली, ये इसको मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला बचा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। एक तो ऊंचाई के आधार पर, अभी हमने जो भी, मैं बता देता हूँ, जो भारतीय वन थे, ठीक है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो क्षैतिज वितरण, अभी जो हमने पढ़ा है वो क्षैतिज वितरण पढ़ा है। अब जो पढ़ेंगे वो ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़ेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊंचाई के आधार पर वनों का वितरण। क्षैतिज का मतलब होता है मिट्टी वगैरह के आधार पर, पानी के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर वो। अब जो पढ़ेंगे हम कल, वो पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई के आधार पर। उसके बाद जो 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट थी उसको भी हम कल देखेंगे। उसके बाद हमारा पूरा वन का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ओके। फिर इसके आपको MCQs लगाना और पूरा टॉपिक फिनिश करना है, ओके। ठीक है, थैंक यू।